सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, मैं चित्रांश सतीश, आप सभी का फ्रेंड एंड कंपेनियन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस लेक्चर में। आज की इस छोटी सी स्टोरी स्टाइल लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं द इंटरव्यू का जो है पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार जरा पार्ट 2 का सेटअप देख लेते हैं पहले कि पार्ट 2 में है क्या, मतलब क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। एक छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो मुकुंद पद्मनाभन जी जो है ये एक बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर जो आता है उसके लिए इंटरव्यू लेने का काम ये करते हैं। और अम्बर्टो एको जो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, यानी कि अगर आप उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे उनका कैरेक्टर स्केच, तो आपको पता चलेगा कि भाई वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी हैं, वो पेन क्लब में भी जाते हैं, वो छोटे बच्चों के लिए किताबें भी लिखते हैं, वो उपन्यासकार भी हैं, साथ ही साथ वो मिडिवल जो हिस्ट्री है, मध्ययुगीन जो इतिहास है उसके भी जानकार हैं। एक चीज और है, लक्षण शास्त्र जो है उसके भी वो जानकार है। तो भैया वो तो एक बहुत ही अलग किस्म की प्रतिभा है। तो यहाँ पर सेटअप क्या है कि मुकुंद पद्मनाभम जी जो हैं वो इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, साक्षात्कार लेने के लिए जाते हैं अम्बर्टो एको का। तो अम्बर्टो एको जो है यहाँ पर क्या कुछ उन्हें बताते हैं, क्या कुछ उनके प्रश्न रहते हैं और कैसे उनके प्रश्नोत्तर के माध्यम से मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब पूरे चैप्टर में अगर मैं कहूं तो मेरे लिए, हालांकि है नहीं लेकिन पर्सनली मेरे लिए उस पूरे इंटरव्यू का जो सेंट्रल आइडिया बन जाता है वो एक छोटा सा सेंटेंस बन जाता है कि अगर इस पूरी दुनिया में, अगर सारे एटम्स में के बीच में जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, अगर आप उस पूरे रिक्त स्थान को हटा दो, उस पूरी खाली जगह को हटा दो, तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिमटकर केवल मेरी फिस्ट यानी मेरी इस मुट्ठी जितना रह जाएगा, मेरे इस हाथ जितना रह जाएगा। पूरे ब्रह्मांड का साइज इतना ही है, केवल केवल और केवल ब्रह्मांड इतना बड़ा दिखता है क्योंकि इसके बीच में बहुत ज्यादा खाली स्थान है। तो इसके बारे में वो जो बात करते हैं, मुझे पर्सनली वो बात बहुत ज्यादा अपीलिंग लगती है। क्योंकि जो बच्चे हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि सर टाइम नहीं है, समय नहीं है, बस वो बच्चे इस बात को देखना भूल जाते हैं कि एक कार्य से दूसरे कार्य के बीच में जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान का सही उपयोग कैसे करना है, सदुपयोग कैसे करना है। अगर उतना मात्र हम करना सीख जाते हैं तो हमारे जीवन में जो हम हमेशा एक रोना रोते रहते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, दो महत्वपूर्ण कार्यों के बीच जो खाली समय है, जिसे आप टाइम किल करने का टाइम समझते हैं कि यार अब चलो एक क्लास हो गई, दूसरी क्लास आधे घंटे बाद है, आधे घंटे में फोन चला लेता हूँ या कुछ देख लेता हूँ या कुछ बातें कर लेता हूँ या कुछ हंसी मजाक देख लेता हूँ, अगर उसे छोड़ करके अगर उसी समय को सार्थक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्या कुछ हम अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। सभी प्रिय विद्यार्थियों का आज के इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे, थोड़ा सा हम लोग अम्बर्टो एको के बारे में समझ लेते हैं, कौन है, क्या नहीं है, और साथ ही साथ थोड़ा सा हम लोग मुकुंद पद्मनाभन जो है उनके बारे में भी देखेंगे। तो दोनों का एक तरीके से कैरेक्टर स्केच हम लोग देखने वाले हैं, किस तरह के लोग हैं, क्या इनकी पहचान है। अम्बर्टो एको के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइए। एमसीक्यूज खास करके जिन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, प्लीज 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 अम्बर्टो एको के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है, उसे थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे। चलिए, अम्बर्टो एको इज एन एब्सोल्युटली डेडिकेटेड इंडिविजुअल हु विशेस टू ब्रिंग स्लाइट चेंजेस इन द वर्ल्ड बाय इम्पार्टिंग नॉलेज थ्रू हिज स्कॉलरली वर्ड्स एंड नॉवेल्स। तो यहाँ पर अम्बर्टो एको जो है वास्तविकता में एब्सोल्युटली, मतलब शानदार तरीके से एक डेडिकेटेड, एक समर्पित व्यक्ति है, इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति है, हु विशेस जो इच्छा रखते हैं, टू ब्रिंग स्लाइट चेंजेस, थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहते हैं वो इस संसार के अंदर। इम्पार्टिंग नॉलेज, जो उनके पास नॉलेज है, जो उनके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को वो सब तक पहुंचाते हैं। और कैसे पहुंचाते हैं, किस चीज के माध्यम से पहुंचाते हैं, स्कॉलरली वर्क यानी कि उनका विद्वत्तापूर्ण कार्य जो है उसके माध्यम से पहुंचाते हैं, नॉवेल्स के माध्यम से पहुंचाते हैं। ही इज एक्सट्रीमली पंक्चुअल, वह बहुत ही ज्यादा समय के पाबंद हैं। वैल्यूज हिज टाइम, और अपने समय को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, महत्व देते हैं। Echo lead out the concept of interstices। तो इंटरस्टिसेस क्या होता है, मैंने जो बताया ना अभी, दो महत्वपूर्ण कार्यों के बीच का जो खाली समय है उसको कहते हैं वो इंटरस्टिसेस। ये टर्म इन्होंने ही दी है, ये वर्ड इन्होंने ही दिया है खुद ने अपने लिए। इको जो है वो लेड आउट करते हैं, आप लोगों के सामने रखते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक सिद्धांत बताते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर कि भाई इंटरस्टिसेस क्या होता है। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, दो महत्वपूर्ण कार्यों के बीच में, जैसे अभी हम जब स्टोरी स्टाइल में बात करेंगे तो वो बताएंगे वहां पर आपको कि भाई अगर मान लीजिए कि मैं
किसी बिल्डिंग के अंदर तीसरे फ्लोर पर रहता हूं और आपका मुझे पता है कि आप आने वाले हैं और आप तीसरे फ्लोर तक आएंगे, जब तक आप तीसरे फ्लोर पर आएंगे तब तक मैं एक लेख समाप्त कर चुका हूँ। यानी कितना समय लगेगा यार, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट किसी व्यक्ति को ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आने में लग जाएगा। वो कहता है कि वो 5 मिनट का मेरे पास समय है ना, मुझे पता है ये 5 मिनट का मेरे पास समय है, इस 5 मिनट के समय को भी मैं व्यर्थ नहीं गवाता हूं, बल्कि उसको भी किसी ना किसी सार्थक कार्य में लगा लेता हूं। तो ये चीज वहां पर ये बताते हैं, वेयर ही एक्सप्लेन, जहां पर एक्सप्लेन करते हैं दैट एम्प्टी स्पेसेस अवेलेबल टू अस थ्रू आउट आवर डे। पूरे दिन भर में हमारे पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खाली समय के विंडोज होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, जो पूरे दिन भर हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। कैन बी यूज्ड बाय पीपल टू डू सम वर्क, और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों के द्वारा कुछ कार्य करने के लिए, कुछ काम करने के लिए। ऐसा ही एक दिन अभी मेरे साथ भी हुआ था 2-3 दिन पहले कि मैं बैठा था और मुझे लगा यार 15 मिनट का समय है, तो मुझे चुनाव करना था। मेरे सामने 2 काम थे, 15 मिनट इंस्टाग्राम चलाना है या 15 मिनट में एक ऑडियो स्टोरी रिकॉर्ड करनी है। तो जैसे हमारा इंग्लिश स्पोकन का बैच चल रहा है तो उसके अंदर हम लोग ऑडियो स्टोरीज वगैरह सब, जैसा मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं अपनी आवाज़ में ही अवेलेबल कराऊंगा, तो मैं अपनी आवाज़ में वो सारे के सारे जो स्टोरीज वगैरह हैं वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो 7-8 मिनट की कुछ स्टोरी रही होगी। तो अब ये चुनाव जो है ना, ये चुनाव बड़ा भारी चुनाव है, मतलब बहुत आसान नहीं है इन 2 चीज़ों में से चुनना, इंस्टाग्राम चलाना है या 8 मिनट की स्टोरी रिकॉर्ड करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने ये जो निरर्थक भावनाएं हैं या निरर्थक जो आपका बिना किसी मतलब का जो आपका टाइम कंज्यूम कर रही है चीज़ें, उससे आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, अपने आप को बाहर निकालना ही पड़ेगा और कुछ सार्थक कार्य में आपको लगाना ही पड़ेगा। तो मैं जीत गया था उस दिन और मैंने स्टोरी रिकॉर्ड कर ली थी, मैं हारा नहीं था अपने टेम्पटेशन के आगे। और फिर मैंने 8 मिनट में वीडियो स्टोरी रिकॉर्ड की, स्टोरी रिकॉर्ड करने के बाद बाकी 7 मिनट मैंने इंस्टाग्राम चलाया। तो आई हैव डन बोथ ऑफ द वर्क। लेकिन मैंने प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता किस कार्य को दी, तो प्राथमिकता मैंने दी अपने काम को। तो जब आप अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं तो डेफिनेटली आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। ही यूज्ड एन एग्जाम्पल फ्रॉम हिज लाइफ, वे अपने जीवन का एक एग्जाम्पल बताते हैं, वेयर ही हैड सेड दैट इफ ही वेट्स फॉर लिफ्ट of someone else he utilizes that time, writes an article in that amount of time। कि अगर वो कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट से ऊपर आ रहा है और अगर उसका इंतजार कर रहे हैं तो वो उस टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं, उस टाइम का प्रयोग कर लेते हैं और एक आर्टिकल लिख देते हैं उस अमाउंट ऑफ टाइम में। द एग्जाम्पल इज प्योर रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पंक्चुअल एंड डेडिकेटेड सोल। और ये जो उदाहरण है ये एक प्योर रिफ्लेक्शन है, यानी कि सीधे तौर पर ये दर्शाता है, प्रतिबिंबित करता है कि वे कितने पंक्चुअल हैं, कितने समय के पाबंद हैं और डेडिकेटेड सोल है, कितने समर्पित व्यक्ति हैं। ही इज हम्बल, ये बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ कहते हैं कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ मतलब बिल्कुल साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। सिंस ही वांट्स टू गेट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एकेडमिशियन और स्कॉलर, हालांकि ये चाहते हैं कि इनकी पहचान, अब देखो विश्व लेवल पे, दुनिया लेवल पर इनको किस चीज के लिए पहचाना गया था, तो इन्होंने एक किताब, एक नॉवेल लिखी थी द स्टोरी ऑफ द रोज के नाम से। तो द स्टोरी ऑफ द रोज जो इनकी स्टोरी थी, जो इनका नॉवेल था, वो नॉवेल पूरी दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा कॉपीज उस नॉवेल की बिकी थी। और क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा कॉपी उसकी बिकी थी तो लोग इनको उस नॉवेल के हिसाब से जानते थे और लोग ये मानते थे कि भाई ये व्यक्ति एक साहित्यकार ही हैं, ये व्यक्ति एक नॉवेलिस्ट ही हैं। हालांकि एम्बर्को एको कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मुझे एक साहित्यकार, एक नॉवेलिस्ट की तरह पहचाना जाए। मुझे हमेशा, मैं चाहता था कि एक एकेडमिशियन के तौर पर, एक स्कॉलर के तौर पे ही पहचाना जाए। लेकिन अब लोग मुझे राइटर के तौर पे पहचानते हैं तो पहचानते हैं। हाँ सॉरी, द नेम ऑफ द रोज, नॉट द स्टोरी ऑफ द रोज। तो द नेम ऑफ द रोज जो इनका नॉवल था वो बहुत ज्यादा, मैंने शायद स्टोरी ऑफ द रोज बोल दिया गलती से। द नेम ऑफ द रोज जो है इनका बहुत ही क्या था, इंपॉर्टेंट या बहुत ही एक फेमस नॉवेल था। हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, ऐसा एक नॉवलिस्ट जो नॉवलिस्ट नहीं है, बस केवल अपने शौकिया तौर पर संडेज को नॉवेल लिखता है। अम्बर्टो एको इज क्वाइट पोलाइट, वे बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। सिंस ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, क्योंकि वे सारे प्रश्नों के जवाब अत्यधिक या बहुत ज्यादा ईमानदारी से देते हैं, एंड पेशेंस और बहुत धैर्य से जवाब देते हैं। द कन्वर्सेशन रिवील्स दैट ही वॉज इंटरेस्टेड इन द इंटरव्यू, और ये जो कन्वर्सेशन है इन दोनों के बीच में, मुकुंद पद्मनाभम और अम्बर्टो एको के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वह ये दिखाता है कि वह बहुत ज्यादा रुचि ले रहे थे उस इंटरव्यू में, एंड वॉज गिविंग
इंट्रिग्यूइंग आंसर, और बिल्कुल कहते हैं ना वास्तविक जवाब दे रहे थे, ईमानदारी से जवाब दे रहे थे, ठीक है। अनलाइक मैनी अदर सेलिब्रिटीज, जैसे कि बहुत सारे दूसरे सेलिब्रिटीज होते हैं, हिज ओपिनियंस अबाउट जर्नलिज्म एंड इंटरव्यूज वर डिफरेंट, और उनका जो नजरिया था इंटरव्यूज के बारे में और जर्नलिज्म के बारे में वो बाकी लोगों से बहुत ही अलग था। तो ये हमारे मतलब बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है अम्बर्टो एको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है मुकुंद पद्मनाभम। तो मुकुंद जो है वह जाने जाते हैं अपने काम के लिए वेल एंड वॉज डेडिकेटेड टू जर्नलिज्म, और वह पत्रकारिता की तरफ पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति थे। द अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड एज वी प्रॉपरली से होमवर्क he had done for interview showcased this, और कितना ज्यादा वो रिसर्च करते थे, या अपन प्रॉपरली अगर कहें तो कितना ज्यादा होमवर्क भी करके जाते थे जब भी उन्हें किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेना होता था। ये चीज आपको इसमें दिखाई देगी। देखो एक छोटी सी बात है, आप किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जाओ तो आपको उसके बारे में काफी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप उससे उन संदर्भ में प्रश्न पूछ सकें कि भाई आप किस वे में प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, किसी व्यक्ति के किसी लाइफ के किस पार्ट को लेकर के प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, तो उसकी जानकारी आपके पास पहले होनी चाहिए, और उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, बहुत हार्ड वर्क लगता है। पद्मनाभम वॉज इनटू गुड जर्नलिज्म। पद्मनाभम जो है वो एक अच्छी पत्रकारिता में थे, सिंस ही डिड नॉट मेक द इंटरव्यूई अनकंफर्टेबल, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को यानी कि अम्बर्टो एको को कभी भी उन्होंने असहज महसूस नहीं कराया एट एनी मोमेंट थ्रू आउट द इंटरव्यू, किसी भी एक क्षण मात्र के लिए भी पूरे इंटरव्यू के दौरान, एंड स्टिक्ड टू ओनली रिलेवेंट इंटेलेक्चुअल एंड गुड क्वेश्चंस, और वह रिलेवेंट जो उस व्यक्ति के से जो बात करने गए हैं उससे संबंधित प्रश्नों को लिया उन्होंने, इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्नों को लिया कि यार इस इंटरव्यू को कोई पढ़े तो उस व्यक्ति के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए। यानी कि मैं जब अम्बर्टो एको का इंटरव्यू पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि यार कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी अदम्य संभावनाएं हैं हम लोगों में, और हम लोगों ने अपने आप को कहां बहुत छोटी सी चीजों के साथ जोड़ करके रखा हुआ है, बहुत कम चीजों के साथ जोड़ करके रखा। हम तो मतलब आज की तारीख में तो आज कोई व्यक्ति 1, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पर भी अगर महारत हासिल कर ले तो वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। उसको लगता है पीसीएम पीसीबी बता क्या प्रश्न है मैं तेरे को जवाब दे दूंगा। ऐसा व्यक्ति जो केवल पीसीएम पीसीबी पर अपना कंट्रोल रखता है, या ऐसा व्यक्ति जो केवल लैंग्वेजेस पर कंट्रोल रखता है, कोई भी 2-3 सब्जेक्ट मान लो आप, ये तो एक एग्जांपल है, उस पर कंट्रोल रखता है, अपने आप को भगवान से कम नहीं मानता। उसको ऐसा लगता है कि यार आई एम द गॉड, मैं ही तो भगवान हूँ, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ। आप मेरा कोई भी लेक्चर उठा के देख लीजिए, जहां पर मैं समरी लेकर के आता हूं, जहां पर मैं कैरेक्टर स्केच लेकर के आता हूं, वहां मैं कभी वर्ड मीनिंग्स नहीं लाता, क्योंकि ये चीज मैं होमवर्क के तौर पर सारे बच्चों को देता हूं कि इन वर्ड्स के मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में आफ्टर लेक्चर खत्म होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कमेंट बॉक्स में इनमें से जो जो वर्ड आपको हार्ड लगता है उसके मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर जो आता है मेरा, उसके अंदर सारे वर्ड मीनिंग आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो रिलेवेंट होने चाहिए प्रश्न, संबंधित प्रश्न होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण होने चाहिए, और अच्छे प्रश्न होने चाहिए। और मैं सच कहता हूं ऐसे प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं यहाँ पर मुकुंद पद्मनाभम ने, क्योंकि वो प्रश्न ऐसे हैं जो आपके जीवन में वैल्यू को ऐड करेंगे, आपके जीवन को और बेहतर बनाएंगे। हिज क्वेश्चंस वर फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग समथिंग गुड आउट ऑफ अम्बर्टो। तो उनके प्रश्न ऐसे थे जो पूरी तरीके से फोकस्ड थे, केंद्रित थे कि उन्हें कुछ अच्छा निकालना है, मतलब कुछ अच्छी बात प्राप्त करनी है अम्बर्टो से, एंड एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड ओपिनियंस, और जो भी उनका ज्ञान है, जो भी उनकी ओपिनियन है, सलाह है, उसमें से कुछ बेस्ट निकालने का प्रयास वो वहां पर करना चाह रहे थे, ठीक है गाइस। तो अब जरा सा इसको एक बार स्टोरी स्टाइल समझ लेते हैं। स्टोरी स्टाइल में क्या है कि अम्बर्टो एको सामने बैठे हैं, इधर मुकुंद पद्मनाभम बैठे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो मुकुंद पद्मनाभम कहना शुरू करते हैं कि आपके एक मित्र है, वो कह रहे थे, बोले यार अम्बर्टो एको इतना सब कुछ कैसे पढ़ लेते हैं, इतनी सारी जानकारी, इतनी नॉलेज, इतनी वास्ट नॉलेज कि भैया बच्चों की किताबें भी लिखते हैं, गिनते रहना, बच्चों के लिए किताबें भी लिखते हैं, मध्ययुगीन जो इतिहास है उसके बारे में भी लिखते हैं, उसके अलावा लक्षण शास्त्र के बारे में भी लिखते हैं, उसके अलावा कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, उसके अलावा उपन्यास भी लिखते हैं। तो भैया ये सब क्या है, इतना सब कुछ आप कैसे कर लेते हैं, कैसे पॉसिबल है कि आप इतना सब कुछ कर पाए। वो कहते हैं यार मेरी एक छोटी सी रुचि है, मेरी एक दार्शनिक रुचि है, यानी कि दर्शन में, फिलॉसफी में मेरी बहुत रुचि है, तो मैं फिलॉसफी का बहुत शौकीन हूं और मेरा इंटरेस्ट उसी तरफ है, फिलॉसफी या दर्शन की तरफ।
अब अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जब मैं अपने इंटरेस्ट की बात लिखता हूं, जब मैं साइकोलॉजी से फिलॉसफी से रिलेटेड बात लिखता हूं, तो ये सारा का सारा जानकारी, सारा का सारा ज्ञान जो है मेरे काम में आता है। जैसे आप किताबें पढ़ेंगे आप देखेंगे कि मैं छोटे बच्चों के लिए जो किताब लिखता हूं, वो छोटे बच्चों के लिए लिखी जाने वाली किताबों में मैं हमेशा नैतिकता का, मैं हमेशा अहिंसा का जिक्र करता हूं, क्योंकि मेरा मूल स्वभाव वैसा है, मेरी मूल प्रवृत्ति वैसी है। तो उसमें वो कहते हैं बोले कि लेकिन आप इतना सब कुछ लिखते हैं, कि इतना सब कुछ आप बताते हैं, तो यार उसके लिए आपको रिसर्च तो करनी पड़ती होगी, आप बिना रिसर्च करे कैसे लिख पाएंगे? तो बोले इसके पीछे भी बहुत बढ़िया कहानी है। बोले कि मेरे को क्या हुआ कि जब मैं 21-22 साल का था, मैं एक रिसर्चर था, तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि भैया देखो रिसर्च कैसे की जाती है। पहले आप कुछ पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ा उसमें आप कुछ कोरी कल्पनाएं करते हैं, फिर कोरी कल्पनाएं जो आपने की, जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर आप कल्पनाएं करते हैं, उन कल्पनाओं को सही साबित करने का प्रयास करते हैं, फिर आप उनको सही या गलत साबित करते हैं अपना निष्कर्ष निकाल के। ये सीधा सीधा काम है रिसर्चर का। आपको जितना ज्ञान लेना है मैथमेटिक्स का ले लो, और फिर आप अपने आप से पूछते हो अच्छा अब मेरे को तो यार एक भी सूत्र याद नहीं है मैथ्स का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ना हो करके अगर ए बी क्यूब होता तो क्या होता? आई होप भगवान प्लीज मेरा ये सूत्र सही हो क्योंकि मुझे नहीं आता, मुझे मैथ्स का एक भी सूत्र याद नहीं है। मुझे प्लीज बता देना मेरा ये सूत्र सही है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये ठीक है क्या? या टू ए बी बनेगा, ए बी स्क्वायर बनेगा या टू ए बी बनेगा, क्या बनेगा? टू ए बी या क्या बनेगा? प्लीज बता दो बहुत बेइज्जती होने वाली अभी तो चलिए मैथ्स में भाई कसम से डब्बा गोल है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि भैया अब आपने इस विचार को सोचा और आप अब लग गए इसको गलत साबित करने में या सही साबित करने में, उसका निष्कर्ष निकलता है। अम्बर्टो एको क्या कहते हैं, मैं ये सब नहीं लिखता था। तो जब मैं रिसर्च करता था, मैं अपनी रिसर्च को एक यात्रा की तरह लिखता था कि मैंने ये चीजें पढ़ी, इसमें फिर मैंने इन चीजों की कल्पना की, कल्पना करने के बाद इस तरीके से मैंने उसको ठीक करने का प्रयास किया, और इस तरीके से ये आंसर निकला, और इस तरीके से मेरा आंसर गलत हो गया। तो वो कहते हैं मैं पूरी एक यात्रा की तरह ही उसे लिख देता था। तो इसलिए लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, बड़ा जानने में बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये बड़ा कुछ अच्छा सा बता रहे हैं, और इनकी किताबों को, इनकी नॉवेल्स को पढ़ा जाना चाहिए। शुरुआती समय में मैं केवल संडेज को वैसे ही मन बहलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, या कहें कि बस मेरी इच्छा होती थी कि मैं कुछ लिखूं, मेरा मन होता था कुछ लिखने का, तो मैं लिखता था, और लिखते 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 मैं लेखक बन गया। जबकि मैं लेखक नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि मुझे एक लेखक के तौर पर पहचाना जाए। मैं एक एकेडमिशियन हूं, यानी कि एकेडमिक से रिलेटेड जो काम होते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है उससे संबंधित जो काम है, मैं चाहता था उसके लिए लोग मुझे पहचाने। लेकिन अगर सोचो कि जो मैं एकेडमिक का काम करता हूं, अगर उसके बारे में मैं लिखना शुरू करता, कितने लोगों तक पहुंच पाता? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतने ही लोगों तक तो पहुंच पाता। लेकिन क्योंकि मैं कुछ और भी लिखता था, कुछ और तरीके से भी लिखता था, इस वजह से आज की तारीख में कितने 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है मुझे जानते हैं, मेरी किताबों को पढ़ते हैं। तो यहां पर हम अम्बर्टो एको का देखते हैं कि वो एक इस तरह की बात कर रहे हैं जो जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में हम कभी सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये सारे के सारे जो विषय हैं जो आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, ये वास्तविकता में अलग अलग विषय नहीं है, ये सारे के विषय आपस में, सारे के सारे विषय आपस में जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि भाई आपको मतलब आपको पता था कि मतलब आप जो लिख रहे हैं द नेम ऑफ द रोज, ये बहुत ही इतनी फेमस होगी? बोले कोई भी अगर व्यक्ति अगर अपनी प्रसिद्धि की या किसी भी लेखन के सफलता की अगर गारंटी दे देता है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि लिखने से पहले किसी को नहीं पता होता कि ये सफल होगा, विफल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, व्यक्ति बस लिखता है। तो यहाँ पर वो एक बहुत अच्छी बात हमें कहते हैं कि आंसर जब आप लिखते हैं ना, तो गारंटी मत दीजिए कि मेरा आंसर सबसे बेस्ट होगा, मैं जो लिख रहा हूँ बस उससे अच्छा तो और कोई लिख ही नहीं सकता। सफलता विफलता बाद में पता चलेगी, अभी तो आपको काम करना है, अभी तो आपको लिखना है, मेन आपका काम है लेखन का। तो वह इस बारे में भी प्रकाश डालते, बोले कि एक व्यक्ति आए थे, वो कह रहे थे, बोले यार देखो जिस तरह की चर्च की तुम बात कर रहे हो, जिस तरह की विचारधारा तुम्हारी है, कितने लोग यहाँ पर उन चीजों के बारे में अमेरिका में जानते होंगे? बोले मुश्किल से भैया 3 लाख, 3,000,
3,000 कॉपी छपवा लो इस किताब की, 3,000 कॉपी से ज्यादा कॉपी नहीं बिकेगी। पता चला 15-20 लाख बिक गए। अब सोचने वाली बात है कि जब बड़े बड़े पब्लिशर्स ये सोच रहे हैं कि जिस तरह की किताब आप छापना चाह रहे हो उसकी 3,000 कॉपी बिक जाए, बड़ी बात है, बाकी 3,000 से, और वो 10-12 लाख बिक रही है। 3,000 और 10-12, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत मार्जिन होता है कि भाई 3,000 सोची थी, 3500 बिक गई तो चलो 4,000 बिक गई, 5,000 बिक गई, लेकिन 3,000 में और 10-12 लाख में तो डिफरेंस कितना आ गया यार, कितना बड़ा डिफरेंस। तो कहते हैं कि हम जो पत्र का जो मतलब प्रकाशन करने वाला व्यक्ति है, जो पब्लिकेशन करने वाला व्यक्ति है, वो हमेशा अपने पाठक को, अपने रीडर को कचरा ही परोसना चाहता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में विचारधारा बना ली है कि मेरा जो रीडर है वो इंटेलेक्चुअली, बुद्धिमत्ता के आधार पर इतना परिपक्व नहीं है, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि उसकी इतनी समझ नहीं है कि वो सारी जटिल चीजें, जिसमें लक्षण शास्त्र भी हो, मध्ययुगीन इतिहास के बारे में भी आपने लिखा हो, फिलॉसफी भी आप उसके अंदर डाल रहे हो, एथिक्स भी आप उसमें डाल रहे हो, तो ऐसी कोई चीज समझ पाएगा। लेकिन जब इस तरह की किताब छपी तब हमें पता चला कि लोग जो हैं वो कचरे से बोर हो चुके हैं, वो कचरा पढ़ना ही नहीं चाहते। अब जो जनरेशन है, अब जो रीडर्स हैं, वो इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि वो कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल की बात करना चाहते हैं। एक हीरो है, एक हीरोइन है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लड़की के पिताजी विपक्ष में हैं। 80% इंडियन फिल्म्स में यही है। 80% इंडियन फिल्म्स उठा करके देख लो, यही सब मिलेगा। कहां से इंटेलेक्चुअल लेवल आपका होगा? फिर देखो आप, जब बनती है इस तरह की साइंस फिक्शन मूवीज, जब बनती हैं, जब आपकी ये मूवीज बनती हैं, कल्पनात्मक मूवीज जो बनती हैं, फैंटेसी मूवीज बनती है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं यार। सस्पेंस मूवी आप देखो, लोग भर भर के जाते हैं, क्योंकि आदमी की इच्छा ये नहीं है कि मुझे सस्पेंस देखना है, नहीं, मूवी खत्म होने से पहले मैं सॉल्व करूंगा केस। आदमी सस्पेंस मूवी देखने इसलिए जाता है कि भैया मैं करूंगा पहले इस केस को खत्म, यानी कि मूवी का एंड होने से पहले पहले मैं बता दूंगा कातिल कौन है। तो धीरे 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 पब्लिक क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल उसका बढ़ रहा है, वो इंटेलेक्चुअल हो रही है। तो यही सारे डिस्कशन हमें कल देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन भाई लाजवाब क्वेश्चन है, और एक एक आंसर फुल ऑफ नॉलेज है, फुल ऑफ गाइडेंस है, फुल ऑफ डायरेक्शन टू लाइफ है। इतना प्यारा चैप्टर है। चलिए गाइस, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं समरी के बारे में, तो चलिए समरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो एको, ऑथर द पॉपुलर नॉवेल, जो एक बहुत ही पॉपुलर नॉवेल जो है, एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं अम्बर्टो एको। नेम ऑफ द रोज बाय मुकुंद पद्मनाभम, और ये इंटरव्यू मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा लिया गया था, जो कि द हिंदू करके जो न्यूज़पेपर है उसमें काम करते थे, वो वहां से इंटरव्यू लेने गए थे। द इंटरव्यू हेल्प्स अस नो मैनी एस्पेक्ट ऑफ हिज राइटिंग स्टाइल एंड आइडियाज, और इंटरव्यू जो है हमारी जानने में मदद करता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी विशेषताएं कि उनकी राइटिंग स्टाइल कैसी है और उनके आइडियाज कैसे, उनके विचार कैसे हैं। दो ही गिव्स द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, हालांकि वो सामने वाले व्यक्ति पर ऐसा इंप्रेशन, ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि वो एक ही समय पे एट अ टाइम मतलब एक ही टाइम पर बहुत सारे काम कर रहे हैं। ही सेज ही इज डूइंग द सेम थिंग, लेकिन वे कहते हैं मैं एक ही काम कर रहा हूं। परस्यूइंग हिज फिलोसफिकल इंटरेस्ट, अपने जो दार्शनिक रुचियां हैं उनके पीछे जा रहा हूं, मतलब उनका पीछा कर रहा हूं, उनको परस्यू करने की कोशिश कर रहा हूं। थ्रू हिज राइटिंग्स, अपने लेखन के जरिए, एंड हिज नॉवेल्स, अपने उपन्यास के जरिए। थ्रू हिज मॉडेस्ट आंसर्स, और उनके जो बहुत ही शिष्टाचार पूर्वक दिए गए जो उत्तर हैं। ही टेल्स द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, वे अपनी सफलता का कारण बताते हैं कि भाई क्या कारण है, क्या रहस्य है मेरी सफलता का। ही यूटिलाइजेस द इंटरस्टिसेस को वह बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। एम्प्टी स्पेस टू हिज एडवांटेज, अपना लाभ प्राप्त करने के लिए जो खाली समय है उसका वे बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। अम्बर्टो एको पेन एकेडमिशियन, ये एक पेन एकेडमिशियन है। रेफर हिमसेल्फ टू बी कॉल्ड एन एकेडमिशियन, और चाहते हैं कि इन्हें एक एकेडमिशियन के तौर पे ही जाना जाए। ही हैज रिटन 40 फिलोसफिकल राइटिंग्स, इन्होंने 40 दार्शनिक ग्रंथ लिखे हैं और केवल 5 नॉवेल्स लिखे हैं। When मुकुंद पद्मनाभम asked the reason behind the huge success of the name of the rose, तो जब मुकुंद पद्मनाभम कहते हैं कि भैया क्या कारण है, इतनी इतनी बड़ी सफलता क्यों मिली इसको, ये जो आपका
नॉवेल है, उपन्यास है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, इसे इतनी सफलता क्यों मिली? ही ऑनेस्टली रिप्लाइज, वो ईमानदारी से कहते हैं दैट इट इज अ मिस्ट्री इवन टू हिम, कि ये चीज भी इनके लिए बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। इसी बात पर वो चैप्टर में एक बात और कहते हैं, यार मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद है, तो मैं क्या है आज थोड़ा सा आवश्यकता से अधिक डिटेलिंग कर रहा हूँ। मतलब दिस इज वन ऑफ द चैप्टर विच इज टू क्लोज टू माई हार्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर। तो वो मिस्ट्री में क्या कहते हैं कि देखिए, अगर आज से 10 साल पहले अगर मैंने इस उपन्यास को लिखा होता तो भी ये सफल नहीं होता। आज के 10 साल बाद अगर मैं इस उपन्यास को लिखता तब भी ये सफल नहीं होता। ये सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से लिखा हुआ उपन्यास है, बस यही है। बाकी तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई तार्किक कारण नहीं है कि मैं बता सकूं कि ये सफल क्यों हुआ है। चलिए, परहैप्स द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइम, शायद तक ऐसा हुआ होगा कि बहुत ही उपयुक्तता रही थी समय की। इट वॉज रिटन कुड बी द रीजन, कि ये सही समय पर लिखा गया था। ही हिमसेल्फ एडमिट्स हैड द नॉवेल कम 10 years later, और वह खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर ये अगर ये नॉवेल जो है 10 वर्ष बाद आता या 10 वर्ष पहले आता, द नॉवेल वुड नॉट हैव गॉट सच सक्सेस, तो इस नॉवेल को इतनी सफलता नहीं मिलती। एज वी गो थ्रू दिस एक्सट्रैक्ट, अगर हम इस एक्सट्रैक्ट को पूरा पढ़ते हैं, वी कैन इजीली नोट दैट, हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से चिन्हित कर पाते हैं, अम्बर्टो एको डज नॉट थिंक इंटरव्यू इज अ क्राइम और एन ऑफेंस। तो अम्बर्टो एको जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, हाँ, फर्स्ट पार्ट जैसा नहीं है मामला। तो अम्बर्टो एको यहां पर बिल्कुल नहीं मानते कि इंटरव्यू कोई क्राइम या ऑफेंस है, कोई अपराध है। ही इंटरेक्ट्स प्रॉपरली एंड मॉडेस्टली, और यहां पर हम देखते हैं कि अम्बर्टो एको जो है बहुत ही प्रॉपरली, सही तरीके से, और मॉडेस्टली, बहुत ही शिष्टाचार पूर्व तरीके से बात करते हैं, यानी कि इंटरेक्ट करते हैं। चलिए ठीक है, तो यही है, और तो क्या।